Celeb dynasty was last ruler of Celeb dynasty was Kayumars, but after Balban decline of Celeb dynasty started. That means कि after 3 years it was ended, Celeb dynasty was ended. 3 साल के बाद, बलबन की मृत्यु के 3 साल के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन की मृत्यु के 3 साल के बाद सेलेब डायनेस्टी खत्म होता है, गुलाम वंश का अंत होता है और उसके बाद खिलजी की वंश की शुरुआत होती है। तो ये एक तो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, सल्तनत काल के अंतर्गत अंडर द सल्तनत पीरियड देयर आर 5 डायनेस्टीज। तो 5 डायनेस्टी हैं, 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इस गुलाम वंश का जो काल है, टाइम पीरियड ऑफ गुलाम डायनेस्टीज 1206 टू 1290, 1206 से 1290 है, 1290 से 1320 खिलजी है, 1320 से 1412 तक तुगलक है, उसके बाद 1414 से 1451 सैयद है, देन लोधी 1451 टू 1526। 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट लोधी वेयर रिप्लेस्ड बाय मुगल। तो लोधियों के स्थान पर मुगल आ गए। अच्छा, मुगलों ने अफगान को पहला युद्ध जिसमें पराजित किया वो पानीपत का युद्ध था, और दूसरा युद्ध जिसमें मुगलों ने अफगान को हराया वो हम लोगों ने बिहार स्पेशल में किया था, वो था दौरा का युद्ध, बैटल ऑफ दौरा 1532 में, 1532 ईस्वी में। ठीक है, और लोधियों के बाद मुगल आए, मुगल के बाद फिर से सूर वंश की स्थापना, सूर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो वो शेरशाह सूरी आया, तो वो दूसरा अफगान है, सेकेंड अफगान है। तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना। आज की जो क्लास है वो खिलजी वंश है, खिलजी वंश। तो टुडेज क्लास इज खिलजी डायनेस्टी। तो आज की क्लास जो है वो खिलजी वंश है, खिलजी वंश। तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग, खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश के अंतर्गत जो टाइम पीरियड है 1290 से 1320, 1290 से 1320, 1320। और इसके अंतर्गत 3 रूलर्स हैं, 3 प्रमुख रूलर्स हैं, 3 प्रमुख शासक हैं। हालांकि ये खुसरो शाह आता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, खुसरो शाह की चर्चा आएगी। तो खिलजी वंश के अंतर्गत एक तो है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद है अलाउद्दीन खिलजी, जो सल्तनत काल का सबसे महान शासक बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब महानता इस संदर्भ में है ना कि ये जब तक शासन किया किसी प्रकार का मतलब कोई इसे पराजित एक तरह से नहीं कर पाया था, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जीता था। इसके बाद आता है मुबारक खिलजी। तो ये 3 प्रमुख शासक हैं। देन उसके बाद मुबारक खिलजी की मृत्यु होती है तो खुसरो शाह शासक बनता है। खुसरो शाह कुछ समय के लिए बना, खुसरो शाह को हटा करके गयासुद्दीन तुगलक शासक बना। तीनों जो शासक हैं इसका एक टाइम पीरियड आप ध्यान में रखेंगे कि 1290 से 1296, 1290 टू 1296 इसका टाइम पीरियड है। 1296 से 1316, और इसके बाद ये है 1316 टू 1320, 4 साल का शासन। अब इसमें याद रखेंगे कि इसका जो मूल नाम था, जलालुद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो मलिक फिरोज था। क्या था? मलिक फिरोज। इसका मूल नाम है मलिक फिरोज, मलिक फिरोज। इसके बाद इसका जो मूल नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है अली गुरसस्प, अली गुरसस्प, गुरसस्प। और मुबारक खिलजी का मूल नाम है खिज्र खां। तो ये देखिए खिज्र खां 2 है, एक खिज्र खां है मुबारक खिलजी और एक खिज्र खां आएगा सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक। ये खिज्र खां मतलब ये वंश का संस्थापक नहीं है, ये शासक है, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है। अच्छा, अली गुरसस्प, अली गुरसस्प इसका मूल नाम था। किसका मूल नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसस्प।
अब मलिक फिरोज ने जलालुद्दीन खिलजी के नाम से शासन प्राप्त किया। इसे ही इतिहास में कहा गया। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब है क्या कि जलालुद्दीन खिलजी शासक बना, जलालुद्दीन खिलजी शासक बना। बड़ा इसका कंट्रोवर्शियल इसका जो कैरेक्टर है, ये बोलता क्या, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। कहने करते ये क्या बोलता है, बोलता मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों की खून बहाने की मेरी आदत नहीं है। और जब ईरान के एक फकीर सीदी मौला आते हैं, सीदी मौला आते हैं भारत, तो उनसे नाराज होकर उसको हाथी से कुचलवा देता है। तो इसका जो कैरेक्टर है ये ड्यूअल नेचर का है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसे भी देखिए, आफ्टर किलिंग कैकुबाद, तो कैकुबाद की हत्या करके ही मेड कयूमर्स सुल्तान, इसने कयूमर्स को सुल्तान बनाया, जो अभी बालक था, मतलब छोटा बालक था जिसको कोई बुद्धि नहीं थी। एज अ प्रोटेक्टर ऑफ कयूमर्स ही गॉट द रूल, वो शासन को ले लिया कयूमर्स के संरक्षक के रूप में। बाद में उसकी भी हत्या कर दी, कयूमर्स की हत्या कर दी और खुद शासन ले लिया। और बोलता क्या है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों की खून बहाने की मेरी आदत नहीं है, और खून बहा के ही शासन प्राप्त किया। और एक चीज और ये बोलता है, मतलब कि बोलता है क्या कि हमने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। तुर्कों के, मतलब कि जो उच्च नस्ल के तुर्क, इलवरी तुर्क थे, उसका शासन हटाकर निम्न कुल के तुर्क यानी खिलजी शासक बने। और इसीलिए बोला कि ये बड़ा परिवर्तन है, क्रांति है, इसी को खिलजी क्रांति कहा जाता है। 1290 में 1290 में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। तो आप इसमें लिखेंगे कि जलालुद्दीन मलिक फिरोज ने बलबन की मृत्यु के बाद मलिक फिरोज ने बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद का समर्थन किया। मलिक फिरोज सपोर्टेड कैकुबाद आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, तो बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद को समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, कैकुबाद मेड हिम आरिजे मुबालिक, कैकुबाद ने इसे आरिजे मुमालिक बनाया। आरिज ए मुमालिक, मेड हिम आरिजे मुमालिक बता रहे, मुमालिक। देखिए, वजीरे मुमालिक, आरिजे मुमालिक, इंसाए मुमालिक। मुमालिक जो टर्म है ना, वो हेड के लिए यूज होता है। जैसे वजीर में अगर सबसे हेड है तो वजीरे मुमालिक प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रियों का हेड प्रधानमंत्री। दीवाने अर्ज सैनिक विभाग था, उसका हेड हो गया आरिजे मुमालिक। तो दीवाने अर्ज से आरिजे मुमालिक। दीवाने वजीरात, वजीर का विभाग का प्रमुख। हाँ, तो एक पॉइंट लिखा थे ना उसमें, बलबन में बताए थे ना कि उसने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, एक नए विभाग की स्थापना की थी, सैनिक विभाग की स्थापना की थी बलबन ने, दीवाने अर्ज। इससे पहले मैंने बताया था कि 3 विभाग ऑलरेडी होता था, दीवाने विजारत, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा। ये 3 विभाग ऑलरेडी पहले से होता था। दीवाने विजारत वजीर विभाग, दीवाने रसालत विदेश विभाग, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग, कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। तो 3 डिपार्टमेंट होते थे, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, दीवाने, दीवान टर्म का हो गया मतलब डिपार्टमेंट। दीवाने विजारत वजीर विभाग, मंत्री विभाग, दीवाने रसालत विदेश विभाग, फॉरेन डिपार्टमेंट, और उसके बाद पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट को बोला जाता था दीवाने इंसा। और सबके हेड जो हो गए ना, वजीर मुमालिक, इंसा ए मुमालिक, रसालत ए मुमालिक। तो मुमालिक हो गया, मुमालिक टर्म हेड के लिए यूज होता है, लेकिन वो सब मुमालिक ज्यादातर यूज नहीं हुआ है। वजीर मुमालिक का 1-2 जगह चर्चा होता है, आरिजे मुमालिक की चर्चा ज्यादा हुई है। काहे कि राजा के बाद अगर कोई ताकतवर होता था तो सेना का प्रधान होता था, तो आरिजे मुमालिक पद पर बनाया। तो कैकुबाद ने इसको आरिजे मुमालिक बनाया। कैकुबाद मेड मलिक फिरोज आरिजे मुमालिक। आफ्टर दैट मलिक फिरोज किल्ड कैकुबाद एंड मेड कयूमर्स
द सुल्तान। तो लिख दीजिएगा, मलिक फिरोज ने कैकुबाद की हत्या करके कय्यूमर्स को शासक बनाया, कय्यूमर्स को शासक बनाया, कय्यूमर्स यानी कैकुबाद, आफ्टर किलिंग कैकुबाद, कैकुबाद की हत्या करके ही मेड कय्यूमर्स, कय्यूमर्स, ही मेड कय्यूमर्स द सुल्तान। तो कैकुबाद की हत्या करके उसने कय्यूमर्स को सुल्तान बनाया, कय्यूमर्स को सुल्तान बनाया, सुल्तान बनाया। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? इतना पॉइंट पहले दिमाग में है। 1290 से 1320 क्या है? खिलजी वंश। इसमें 3 प्रमुख शासक हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी। टाइम पीरियड भी दिमाग में बैठाइए, 1290 से 1296 और उसके बाद 1296 से 1316, यानी 20 साल का शासन है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 20 साल का है, 1296 से 1316। ठीक है, 6 साल, 20 साल और 4 साल, 20, 6, 26, 4, 30। तो इसमें याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी शासक बना, जलालुद्दीन आफ्टर किलिंग कय्यूमर्स, कय्यूमर्स की हत्या करके 1290 में, और इसे कहा गया खिलजी क्रांति। चले अब हम लोग पीपीटी पे चलते हैं। तो पीपीटी में देखिए खिलजी वंश 1290 से 1320 इतना हम लोगों ने कर लिया। इसके अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी का है 1290 से 96, अलाउद्दीन खिलजी है 1296 से 1320, मुबारक खिलजी 1316 से 1320। ये 1296 से 1316 है। जलालुद्दीन का जो मूल नाम था मलिक फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी का था अली गुरसस्प और मुबारक खिलजी का था खिज्र खां। अच्छा, बलबन के काल में एक राइटर आया दरबार में, उस राइटर का नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किसके शासनकाल में आया? बलबन के शासनकाल। और उसने 9 शासकों का शासनकाल देखा। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मुबारक खिलजी है, कब नाम क्या है? खिज्र खां। एक बुक लिखा अमीर खुसरो ने जो मुबारक खिलजी को समर्पित है। मतलब मुबारक खिलजी और एक देवल देवी की चर्चा आएगी। देवल देवी, देवल देवी कौन थी? गुजरात के शासक बघेल राजा कर्ण की पुत्री थी देवल देवी। और देवल देवी इसको पसंद आ गई थी मुबारक खिलजी को। तो इसके लिए बोला जाता है कि देवगिरी का जो अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो देवल देवी को प्राप्त करने के लिए, और देवल देवी को प्राप्त करके उससे इसका निकाह होता है, इसकी शादी होती है। और उसी पर ये स्टोरी बना दिया देवल देवी खिज्र खां। पुस्तक का ही नाम है, पुस्तक का ही नाम है देवल देवी खिज्र खां। ये पुस्तक लिखा है किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने, जो डेडिकेटेड है। अमीर खुसरो सबसे ज्यादा शासकों का शासनकाल देखा था, 9 शासकों का शासनकाल देखा था, जिसमें कि 6 या 7 का संरक्षण मिला। ऑप्शन में आइदर 6 और 7 रहेगा, कभी भी 5, 6, 7, 8 नहीं रहना चाहिए। रहेगा जब भी रहेगा आइदर 6 और 7। तो 6 या 7 शासकों का, कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं 6 शासकों का संरक्षण मिला, कुछ इतिहासकार मानते हैं 7 का मिला। तो 6 या 7, लेकिन शासनकाल देखा था उसने 9 शासकों का शासनकाल देखा था। क्लियर, आगे बढ़ा जाए तो इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी अभी तुरंत मैंने बताया था, इसका कैरेक्टर ड्यूअल नेचर का है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। He was saying something different than doing। तो जो कर रहा है उससे डिफरेंट वो बोल रहा है। वो उसने क्या किया? कैकुबाद की हत्या की। उसने क्या किया? कय्यूमर्स की हत्या की। उसके बाद बना शासक, और तब बोलता है क्या? बोलता है मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों की खून बहाने की मेरी आदत नहीं है। आई एम ए ओल्ड मुसलमान एंड आई डोंट वांट टू किल मुस्लिम। हाँ, मुसलमानों की हत्या करने की मेरी आदत नहीं है, मैं उसे मारना नहीं चाहता हूं। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट। लेकिन देखिए इसके बाद भी, शासन के बाद भी, जब वो सुल्तान बन गया उसके बाद भी मॉन्क, मतलब एक जो कह सकते हैं ना सूफी संत थे, सूफी सेंट सीदी मौला केम इंडिया, पर्सियन, मतलब ईरानी था, ईरानी संत थे सीदी मौला। और इससे जो नाराज होकर आफ्टर बीइंग एंग्री इसको क्या किया? हाथी से कुचलवा दिया। ही किल्ड सीदी मौला थ्रू एलिफेंट। तो हाथी से कुचलवा दिया। ईरानी फकीर है सीदी मौला। तो जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड ये 3 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखेंगे। 3 पॉइंट को लिख दीजिए।
तो जलालुद्दीन खिलजी, एक तो इसका मूल नाम क्या है, मलिक फिरोज है। 1290 से 1296 6 साल का शासनकाल है। कैकुबाद और कयूमर्स की हत्या की, इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। खिलजी क्रांति यहाँ लिख करके 1290 कीजिएगा, इसको मैं लिखा दूंगा। खिलजी क्रांति जो है ना, ये पॉइंट लिखा दूंगा। खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं, तो मतलब एक्चुअली जो गुलाम वंश के शासक थे वो अपने आप को इलबरी तुर्क बोलते थे, उच्च नस्ल का तुर्क। खिलजी जो थे वो निम्न नस्ल के तुर्क थे, तो इसीलिए बोला उच्च नस्ल के जगह पर निम्न नस्ल का शासन हुआ। उच्च जाति के स्थान पर निम्न जाति ने शासन किया, इसी को इसने खिलजी क्रांति कहा। खिलजी क्रांति, तो खिलजी क्रांति का मतलब क्या है, 1290 में इन 1290 में आफ्टर गुलाम स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के बाद इट वॉज द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का शासन था। एंड सो दो खिलजी वेर फ्रॉम द लो ओरिजिन, निम्न कुल से थे, खिलजी निम्न कुल से थे। सो इट वॉज कॉल्ड द खिलजी रिवॉल्यूशन, इसको खिलजी क्रांति कहा गया। तो खिलजी क्रांति क्यों कहा गया, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। क्लियर। तो खिलजी क्रांति 1290 to 1296, ये किलिंग ऑफ कैकुबाद एंड कैयूमर्स, किलिंग ऑफ कैकुबाद एंड कैयूमर्स, इट वाज कॉल्ड खिलजी रिवॉल्यूशन, खिलजी क्रांति कहा गया 1290 में। खिलजी क्रांति इन 1290 में इंस्टीड ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश के शासन की स्थापना हुई। खिलजी डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड एंड सो इट वाज कॉल्ड खिलजी रिवॉल्यूशन, इसे खिलजी क्रांति कहा गया, इसे खिलजी क्रांति कहा गया। क्लियर। हाँ, ही किल्ड सीदीमौला अंडर द लेग ऑफ एलिफेंट, तो हाथी से कुचलवा करके सीदीमौला को की हत्या इसने की। सीदीमौला वाज अ पर्सियन सेंट बोल सकते हैं, पर्सियन फकीर है, इसको मॉन्क भी कह सकते हैं, या तो ईरानी फकीर हैं, ईरानी फकीर है। और ही एस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट, इसने एक विभाग की स्थापना की, दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ वाज अ डिपार्टमेंट, इट वाज अ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, यह एक व्यय विभाग था। तो व्यय विभाग कौन सा है, दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ। तो दीवान ए वकूफ, तो दीवाने वकूफ, ही एस्टेब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ की स्थापना की। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट एक व्यय विभाग था। इससे पहले 4 विभाग हम लोगों ने देखा, दीवाने विजारत, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। अब आ गया दीवाने वकूफ, 5 विभाग आया। एकदम एक एक करके याद रखते हैं, हर नए डिपार्टमेंट की स्थापना के बाद मैं सबको पिछला वाला याद करवा दूंगा, तो दिमाग में बैठ जाएगा। दीवाने विजारत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों का विभाग, वजीर विभाग, दीवाने विजारत। दीवाने रसालत, डिपार्टमेंट फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेश विभाग, डिपार्टमेंट। उसके बाद दीवाने इंसा, कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, पत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज, मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैनिक विभाग। एंड देन दीवाने वकूफ, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, तो व्यय विभाग। क्लियर। तो ये यहां पर एक पॉइंट वो लिख दीजिए, इलबरी तुर्क के स्थान पर इंस्टीड ऑफ इलबरी तुर्क, इंस्टीड ऑफ इलबरी तुर्क, इलबरी तुर्क के स्थान पर निम्न कुल के तुर्क शासक बने। तुर्क ऑफ लो ओरिजिन बिकेम द रूलर, बिकेम द रूलर। ठीक है। तो क्या इलबरी तुर्क के स्थान पर निम्न कुल के तुर्क शासक बने। इट वाज कॉल्ड, लिखिए, इसे खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई। इट वाज कॉल्ड खिलजी रिवॉल्यूशन, इसे खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसे खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई। तो खिलजी क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई, तो क्योंकि इसके स्थान पर, हाँ, निम्न कुल का शासन स्थापित हुआ, निम्न कुल का शासन, तो इसीलिए इसे कहा गया खिलजी क्रांति। तो नेक्स्ट लिखिएगा किसका, इसका स्टेटमेंट। जलालुद्दीन खिलजी का कथन है, इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ
जलालुद्दीन कथन है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, ठीक है, आई एम ओल्ड मुस्लिम, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं तथा मुसलमानों की खून बहाना मेरी आदत नहीं है। आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू किल मुसलमान। ठीक है, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं तथा मुसलमानों की खून बहाने की मेरी आदत नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक स्टेटमेंट ये याद रखेंगे, इसने दीवान वकूफ विभाग की स्थापना की, कैकुबाद और कैयुमर्स की हत्या करके शासन प्राप्त किया। इसका मूल नाम मलिक फिरोज था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इससे पूछे जाते हैं, जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। आफ्टर जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था, नेफ्यू था, और नेफ्यू था, बाद में दामाद भी बन गया, सन इन लॉ भी बन गया था। तो उसकी बेटी से निकाह भी हो गया तो दामाद भी बन गया, लेकिन बाद में अपने ससुर जी की ही फादर इन लॉ को किल करके, मार करके आई बिकेम द सुल्तान, ये शासक बना। उल्टा हो गया, बलबन के समय में हुआ था क्या? उसने अपने दामाद की हत्या कर दी और शासक बना, इसने अपने ससुर की हत्या कर दी और शासक बना। तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और शासन, तो किलिंग ऑफ जलालुद्दीन खिलजी एंड रूल। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी को सबसे ज्यादा जिस रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए, मार्केट कंट्रोल सिस्टम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण। अभी भी देखिए, अभी भी है ये चीज, पता है कि नहीं? कहां है? कहां है? अभी भी है बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू। कहां? कैंटीन में, कैंटीन में अभी भी। यानी वो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि देखिएगा सेम सिस्टम था, मतलब उसने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, पूरे सल्तनत की जनता के लिए नहीं लाया था। सल्तनत की सेना कहां रहती थी? दिल्ली में। तो दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में मार्केट कंट्रोल किया, पूरे सल्तनत में कंट्रोल नहीं किया, ये याद रखिएगा। मूल्य निर्धारण जो किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, पूरे सल्तनत एरिया में नहीं किया था, केवल और केवल किया था कहां? दिल्ली और उसके आसपास, नियर अबाउट दिल्ली, बिकॉज मिलिट्री वॉज इन द दिल्ली, दिल्ली में मिलिट्री थी। प्राइस डिटर्मिनेशन का मेन टारगेट क्या था कि लो कॉस्ट में एक लार्ज मिलिट्री रखना, मतलब कि कम लागत में एक बड़ी सेना को रखना, इसका उद्देश्य था। अब कम पैसा देगा, कम वेतन देगा, अगर सैलरी कम होगी तो उसी सैलरी में उसका गुजारा होगा, तब न सेना में काम करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि दाम कम कर दिया, तो जितना सैलरी दे रहा था उतने में उसका गुजारा हो जा रहा था, तो सैनिक लोग भी खुश थे। तो यही है मार्केट कंट्रोल सिस्टम। मार्केट कंट्रोल का मेन मकसद जनता का हित नहीं था, अपना हित था, स्पेशली जो मिलिट्री का हित था। तो इंटरेस्ट ऑफ मिलिट्री, नॉट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल, यह भी एक पॉइंट याद रखिएगा। साम्राज्यवादी है, इंपीरियलिस्टिक है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर भारत के 4 राज्यों को जीता, दक्षिण भारत के 4 राज्यों को जीता और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में किसको किसको जीता? मेवाड़ को जीता, सबसे पहले तो गुजरात को जीता, गुजरात के बाद मेवाड़, मारवाड़ और मालवा, ये 4 क्षेत्र उत्तर में जीता। फिर दक्षिण गया, दक्षिण में देवगिरी, हालांकि देवगिरी को तो शासक बनने के पहले ही जीत लिया था 1296 में। ही किल्ड जलालुद्दीन खिलजी इन 1296। और कैसे हत्या हुई पता है? एक्चुअली जलालुद्दीन खिलजी वॉन देवगिरी,
जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता। देवगिरी अ रूल ऑफ साउथ, स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का एक राज्य। क्योंकि दक्षिण में पहली बार ये दक्षिण में जाके जीता है, तो खुश हुआ जलालुद्दीन खिलजी, गया बधाई देने के लिए, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। गया बधाई देने, वहीं उसकी हत्या हो गई और वहीं शासन प्राप्त कर लिया। यानी देखिए देवगिरी यहां है, देवगिरी जो है, देवगिरी यहां, देवगिरी, तो देवगिरी जीत के आया था। और उस समय ये इलाहाबाद का, अलाउद्दीन खिलजी इलाहाबाद का गवर्नर था, इलाहाबाद का गवर्नर था। करा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो था ना, वो इसके अंडर में था, वहां का सूबेदार था। गवर्नर को सूबेदार बोलते हैं सल्तनत काल में, पहले राज्यपाल बोलते थे, बाद में सूबेदार हो गया, तो सूबेदार था। तो वही करा और इलाहाबाद का सूबेदार था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा, कड़ा वही इलाहाबाद के पास ही, इलाहाबाद के पास एक जगह कड़ा है, तो कड़ा इलाहाबाद का जो क्षेत्र है ना, इसी में था इलाहाबाद कड़ा का क्षेत्र। तो यहीं पर जो था वो सूबेदार था। और जब क्या हुआ, 1296 में जब देवगिरी जीत के आया, तो इसको बधाई देने के लिए गया। सारे दरबारी लोग मना किए कि धूर्त आदमी मत जाइए। बोला नहीं, मेरा भतीजा है, मेरा दामाद है। तो गया बधाई देने के लिए, लेकिन वो बधाई रास नहीं आया, इसकी हत्या हो गई। आफ्टर किलिंग जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान, सुल्तान बन गया यह। और इसने जो है सुल्तान बनने के बाद चूंकि क्या है कि ये देखिए, देखा क्या, ये तो खुद क्या था, सूबेदार था, यानी खुद था, नोबल क्लास का था, यानी कुलीन वर्ग का था, यानी इसके षड्यंत्र का ही परिणाम था कि इसकी हत्या हो गई। आफ्टर द कंस्पिरेसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। तो यहां क्या हुआ, कि इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना करे, देयर शुड नो एनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, मतलब कोई भी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र मेरे विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी एनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। यही सोच करके 4 आदेश जारी किया। ही इशूड 4 ऑर्डर्स, इसने 4 आदेश पारित किया, विच वॉज कॉल्ड ऑर्डिनेंस, जिसे राज्यादेश कहा जाता है, जिसे अध्यादेश कहा जाता है। तो 4 अध्यादेश जारी किया। पहला क्या था, अच्छा एक चीज और, जलालुद्दीन खिलजी कमजोर था, बोलता नहीं वृद्ध मुसलमान हूं, देखा कोई भी ताकतवर है ना, तो उसको इनाम में कुछ जमीन दे दिया, इनाम भूमि खूब बांटा। ये जो भी देखा ताकतवर सैनिक है, उसको इनाम में दे दिया कि तुम्हारा ये एरिया, यहां से राजस्व वसूलो, अपना ये करो। तो इसने जो इनाम भूमि दी थी, सब इनाम भूमि को ये वापस ले लिया। बोला यही इनाम भूमि से, मतलब कि ये होगा, चूंकि इसको भी मिला था ना, तो देखा कि उससे हम मजबूत हुए। अब मजबूत हुए तो पैसा आपके पास रहेगा, तब ना लोग बनाइएगा। पीपल विल बी अंडर यू इफ यू विल एक्सपेंड मनी। आप अगर धन खर्चा करते हैं तब ना लोग आपको मिलेंगे। तो इसीलिए इसने क्या किया, सब जिसको जिसको इनाम भूमि दी गई थी सब ले लिया, पहला। दूसरा काम किया, इसने देखा कि स्पेशली कॉन्स्पिरेसी सबसे ज्यादा कहां होती है। हाँ देखिए, सच लोग तब उगलता है ना, कई बार होता है कि सच अंदर दबा हुआ रहता है, उगलता नहीं है, अंदर ही अंदर दबते रहता है। लेकिन जहां 2 पैग ले लिया, उसके बाद सब सच बाहर आने लगता है। तो इसने देखा। दूसरी बात, जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन में वो सच उगलने लगता है। अगर अलाउद्दीन के प्रति किसी के मन में कोई भाव है, तो वो तब न निकलेगा जब वो फ्रस्ट्रेट होगा। फ्रस्ट्रेशन कहां होगा, जुआ खेलने में, शराब पीने में। इसने क्या किया, शराब और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भी अध्यादेश रहा है ये अपने फायदे के लिए। तीसरा काम क्या किया, तो तीसरा काम इसने किया कि शादी विवाह जो होता है, और जो अभी छठ पूजा हुआ, सब लोग गए, तो जो व्रती है वो तो पानी में है, अब बाकी फैमिली वाला क्या करता है, उसका ये देखो, उसका वो देखो,
मतलब कॉन्स्पिरेसी चलता है, कहने करते शादी विवाह, दुल्हा दुल्हन का तो शादी हो रहा है, अब बाकी लोग बैठ के क्या करता है, बाकी लोग देखिएगा खींचाता नहीं करता है, वो खाली कमी निकालते रहता है। मैक्सिमम लोग देखिएगा बैठ करके, और वो जेलसी वाला चीज ज्यादा रहता है, हाँ वो कम ज्यादा होता है। तो वही चीज, और अक्सर देखिएगा कि बहुत बड़ा जो विवाद सब जो होता है ना, उस विवाद का जो पृष्ठभूमि बनता है इसी शादी ब्याह में बनता है, और वही बाद में जो है बड़ा। तो इसने देखा कि पर्व त्योहार ये सब में ज्यादा लोग जब मिलना जुलना करेंगे तब ना कॉन्स्पिरेसी करेंगे, मिलने जुलने ही मत दो। बोला लड़का लड़की आएगा, निकाह होगा, उसमें मेहमान का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो पर्व त्योहार विवाह उत्सव मतलब ये जो जो चीज है, तो सारे पर इसने क्या क्या प्रतिबंध लगा दिया। चौथा काम किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखा कि अब कोई गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हमको नजर रखना होगा, और इसके लिए इसने क्या किया, गुप्तचरों की नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पाइस। तो ये क्या क्या, तो गुप्तचरों की नियुक्ति की, और इसी में आप देखेंगे दो प्रकार के गुप्तचर बनाए गए, एक बरीद एक मुनहियान, एक था बरीद एक था मुनहियान, दो प्रकार के गुप्तचरों की नियुक्ति की गई। तो बरीद होते थे जो इंस्टीट्यूशनल होते थे, कि कार्यालय बना करके जासूसी करते थे और खबर देते थे। अब मुनहियान जो होते थे वो पर्सनल होते थे, डायरेक्ट वो सुल्तान के पास जाकर के सूचना देते थे, डायरेक्ट सूचना, वो पर्सनल होता था, मुनहियान पर्सनल होता था। और पर्सनल जब भी सुल्तान किसी से मिलता ना, तो मिलने के साथ ही बोलता था, अच्छा कल आप वहां ये काम कर रहे थे ना, अब वो परेशान कि सुल्तान को कैसे खबर हो गया। मतलब लोग इतना भयभीत था इसके शासन काल में कि उसको अगर एक दूसरे से बात करता था तो उसको डर लगता था, दोनों को डर लगता था कहीं ये सुल्तान का मुनहियान तो नहीं है। तो ये स्थिति थी। तो यही कारण है कि देखिएगा इसके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी वगैरह षड्यंत्र वगैरह नहीं हो पाया। इसने 4 अध्यादेश जारी किए, चूंकि इसने जलालुद्दीन की हत्या करके शासन प्राप्त किया। तो लिख लीजिएगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, आफ्टर किलिंग जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अली गुरसस्प बिकेम सुल्तान। अली गुरसस्प सुल्तान बना, अली गुरसस्प बिकेम सुल्तान, अली गुरसस्प सुल्तान बना, जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध है, हु इज फेमस एज अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध है। और यह भी याद रखिएगा, इन 1296 1296 में आफ्टर द विक्ट्री ऑफ देवगिरी की जीत के बाद when जलालुद्दीन came to congratulate him, he killed जलालुद्दीन। ठीक है, तो 1296 में देवगिरी की जीत के बाद जब जलालुद्दीन खिलजी उसे बधाई देने आया, इसने उसकी हत्या कर दी। जब जलालुद्दीन खिलजी ने इसे बधाई देने आया तो इसने उसकी हत्या कर दी। तो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ देवगिरी when जलालुद्दीन came to congratulate him, he killed जलालुद्दीन, इसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। क्लियर? तो देखिए देवगिरी को एक बार जीत चुका है, और देवगिरी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको 3 बार जीता है ये, एक बार सुल्तान बनने के पहले और 2 बार सुल्तान बनने के बाद। और दूसरा बार जो गया था ना जीतने के लिए, वो मेन उसको पनिश करना था देवगिरी को। देवगिरी का राजा था रामचंद्र, रामचंद्र यादव वंश का रामचंद्र था। रामचंद्र देव ने क्या किया था, उसने प्रोटेक्ट किया था बघेल राजा कर्ण को, बघेल किंग कर्ण, एंड हिज डॉटर देवल देवी वाज प्रोटेक्टेड बाय रामचंद्र। रामचंद्र ने संरक्षण दिया था देवगिरी के राजा रामचंद्र ने, और इसी के लिए हत्या की गई थी। एक्चुअली गुजरात का शासक था बघेल राजा कर्ण, उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी कमलावती, जो पसंद आ गई थी अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी को वो पसंद आ गई, और उसकी बेटी पसंद आ गई मुबारक खिलजी को। तो उसने कमलावती को प्राप्त किया गुजरात को जीत करके। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात को जीत करके कमलावती, ही गॉट कमलावती, उसने कमलावती को प्राप्त किया।
और उसके बाद आफ्टर द विक्ट्री ऑफ देवगिरी अगेन सेकेंड टाइम ही गॉट देवल देवी, उसने देवल देवी को प्राप्त किया जिससे खिज्र खां का विवाह हुआ। तो खिज्र खां मतलब मुबारक खिलजी। क्लियर, ये लिख लिए ना। अब देखिए इसमें क्या, मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को जानना है तो ये 4 पॉइंट आपको जानना जरूरी है। पहला तो उसने आफ्टर किलिंग जलालुद्दीन खिलजी ही बिकेम द सुल्तान। दूसरा, उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया, ही एक्सेप्टेड मार्केट कंट्रोल सिस्टम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसने मूल्य निर्धारण कर दिया, सुई से लेकर हाथी तक सब चीज का दाम फिक्स कर दिया। ही डिटरमाइंड द प्राइस ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम, जो कह सकते हैं ना कि सुई से लेकर के हाथी तक का, मतलब एलिफेंट टिल एलिफेंट, जो ये कह सकते हैं माइक्रो एलिमेंट से लेकर मैक्रो तक सब का दाम फिक्स कर दिया। अब बोला इससे किसी को भी, कोई भी अगर इससे ज्यादा दाम में बेचा तो उसको मृत्यु दंड तक की सजा मिलती थी। एक अलग से बाजार विभाग बनाया था, दीवाने रियासत, एक है दीवाने रसालत, यहां है दीवाने रियासत। रसालत है विदेश विभाग, उसको मैंने ऐसे किया, रसातल बोलते हैं ना, पतल, रसातल, तो पतल मतलब दूसरी दुनिया, मतलब विदेश, रसालत विदेश विभाग, और रियासत अपने राज्य में रियासत, तो वो हो जाएगा बाजार विभाग, मार्केट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये याद रखें। और इसने विजय अभियान में उत्तर भारत को जीता, दक्षिण भारत को जीता। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक सुधार में इसने बहुत सारे काम किए थे। हुलिया प्रथा, दाग प्रथा, फिर जो मुद्रा प्रणाली, मतलब कि हर चीज को इसने क्या किया, स्पेशली रेवेन्यू सिस्टम को इसने क्या किया कि फिक्स किया। मतलब रेवेन्यू सिस्टम जो है को एक तरह से देखा जाए तो इंटीग्रेट किया। रेवेन्यू सिस्टम वाज इंटीग्रेटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, इसने देखा जहां ज्यादा उपज होता है वहां से ज्यादा वसूलो। दोआब समझते हैं, दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। गंगा यमुना के बीच का जो दोआब है सबसे उपजाऊ क्षेत्र, मोस्ट फर्टाइल लैंड इन सल्तनत पीरियड, द दोआब ऑफ गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब था, दिस दोआब रीजन, ये जो दोआब रीजन है, इट वाज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत काल का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। यहां से इसने क्या किया, 50% इसने वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया। तो राजस्व की वसूली कितना किए, 50% राजस्व की वसूली की। कहां से, दोआब क्षेत्र से, दोआब क्षेत्र से। क्लियर, चलिए इतना लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कौन कौन कार्य है, देखिए अन्य कार्य में अभी मैंने बताया था कि इसने सबसे पहले तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी किया, इसने ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस अध्यादेश। तो अदर वर्क ऑफ अलाउद्दीन, ऑर्डिनेंस में क्या किया, दान भूमि वापस, ग्रांटेड लैंड रिटर्न, ही रिटर्न्ड बैक ग्रांटेड लैंड, ग्रांटेड लैंड को वापस लिया। ही प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड किसको किसको प्रोहिबिट किया, जुआ खेलने को, जुआ और मद्यपान। तो वाइन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो रेस्ट्रिक्टेड वाइन एंड, जुआ को क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग वेयर प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। ये रिटर्न बैक ग्रांटेड लैंड, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स, तो उत्सव पर रोक लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन ऑन फेस्टिवल्स। तो इसने फेस्टिवल पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्लियर, एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाते जाइए। और उसके बाद अपॉइंटेड बरीद एंड मुनहियान, बरीद और मुनहियान की नियुक्ति की गई। अभी बता दिया था मैंने, सिर्फ आपको दिमाग में बैठाना है, लिखना है और दिमाग में बैठाना है। अलाउद्दीन के अन्य कार्य में ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, अध्यादेश जारी किया। ही इशूड ऑर्डिनेंस, क्यों जारी किया अध्यादेश, टू रेस्ट्रिक्ट कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र को रोकने के लिए। चूंकि इसने षड्यंत्र करके जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ही किल्ड जलालुद्दीन खिलजी बाय कॉन्स्पिरेसी। सो इसीलिए इसके मन में था कि अगेंस्ट हिम कॉन्स्पिरेसी हो सकती है।
हाँ, ऑर्डिनेंस जारी करने वाला फर्स्ट है। इसके बाद फिर इसी को फॉलो करता है मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक सफल नहीं हो पाया, वो बेचारा था, ठीक है, बेचारा इसीलिए बोलिएगा, आपको पता है सल्तनत काल का सबसे विद्वान आदमी था, सबसे पढ़ा लिखा, और जितना चीज पढ़ा ना सबको वो लागू करता था यहाँ पर, यानी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था, और उसकी हर योजना विफल हो जाती थी, मैंने बताया भी था, मेरी भी योजना खूब विफल हुई थी। ये एट लास्ट मैंने सफलता पा लिया, नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक ही बन जाता है। हाँ, दिक्कत है कि बहुत प्रयोग, मैंने भी खूब प्रयोग किए हैं, अच्छे प्रयोग किए हैं, लेकिन हर प्रयोग में मैं विफल हो जाता था। तो वही है दिक्कत ये नहीं थी कि मेरी प्लानिंग गलत थी, दिक्कत ये थे कि मुझे लोग गलत मिल जाते थे, और उस पर मैं प्लानिंग कर लेता था। लोग कमाते गए और जो है सो मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो ये स्थिति रही। नहीं, गलत सजेशन नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि विश्वास, जैसे कि एक चीज होती है कि मेरा मानना है कि आप पे कोई विश्वास तभी करेगा जब आप दूसरे पे विश्वास करोगे, तो पहले आप विश्वास करो। तो इस कारण से मैं हर एक पे विश्वास करता हूं, और वही होता है, विश्वासघात हो जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ तो मैं उसको दूसरे वे में लेता हूं। देखिए होता क्या है ना, हर एक आदमी का एक स्थान फिक्स होता है, और आपको उस स्थान पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग आज आपसे लाभ उठा ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वहीं रह जाएं, आप उससे आगे बढ़ जाओ। तो वही चीज है, अब उन सब चीजों में मैं लगा रहता तो शायद हो सकता था कि आज एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा पाता। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है, उसको बताते रहूंगा, लेकिन है कि आप लोगों के पास पूरा समय है, आप उसका यूज कीजिए। मुझे पूरा समय नहीं मिला, अब आर्थिक तंगी के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा, तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन आप लोगों के पास ये है कि आप पटना में आकर के कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, एक IAS ऑफिसर आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को नसीब नहीं हुआ था वो सारी चीजें। और एक्चुअली मैक्सिमम जो फेल्योर लोग हैं वो पढ़ा रहे थे दिल्ली में, मैक्सिमम फेल्योर ही ना जो फेल हुए हैं। यही कारण पता है, तुलनात्मक ज्यादा पढ़ा दिया जाता है दिल्ली में, तुलनात्मक ज्यादा पढ़ा दिया जाता है, जबकि कम पढ़ करके सफल बनते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। तो स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। कई बार कुछ लोगों ने कहा कि सर आप बहुत कम पढ़ाते हैं, कई जगह पर तुलनात्मक। अब जो PhD कर लिए हिस्ट्री में, तो उनको तो लगेगा ही कि कम पढ़ा रहे हैं। जो नेट क्वालिफाइड है, तो उनको तो लगेगा ही कम पढ़ा रहे हैं, या जिनका ऑनर्स रहा उनको भी लगेगा कि मैं कम पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो देखेंगे कि इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं रहा, तो जितना मैं बता रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा, तो क्या जरूरत है एक्सपर्ट बनने का? एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, उसी पर काम करने की जरूरत है। तो यही चीज है। अदरवाइज नेट की क्लास भी मैंने लिया है, तो नेट की क्लास में इतना से काम नहीं चलेगा, लेकिन नेट की क्लास में भी इससे काम चल जाएगा। इसके बाद एक ही चीज है जिसमें नेट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है हिस्ट्रियोग्राफी। और हिस्ट्रियोग्राफी जो होता है ना, जो इतिहास लेखन, तो उसमें जितने भी बुक्स हैं, बुक्स के राइटर्स हैं, और बुक्स की जो चीजें हैं, कंटेंट हैं, वो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके अलावा इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, वहां भी नेट में भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, कंपैरेटिवली जो नोट्स आप लोगों को दिया वो सफिशिएंट है, बस एक हिस्ट्रियोग्राफी का सेक्शन साथ में जोड़ लीजिए, नेट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कार्य, तो एक तो ये हो गया कि इसने क्या किया, दान भूमि को वापस लिया। ही अपॉइंटेड, मतलब कि इसने जुआ और गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग को पर निषेध लगाया, प्रोहिबिट किया। उत्सवों पर, पर्व त्योहार, विवाह, ये सब जितने भी थे सब पर रोक लगाया, फेस्टिवल्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाया। इसके बाद इसने बरीद और मुनहियान की नियुक्ति की। बरीद जो होते थे ये इंस्टीट्यूशनल स्पाई होते थे, और जो मुनहियान होते थे ये पर्सनल स्पाई होते थे। ये संस्थागत गुप्तचर होते थे बरीद, और मुनहियान जो होते थे वो व्यक्तिगत होते थे। मतलब ये संस्था है, वहां से जो जानकारी प्राप्त करना है प्राप्त कर ली। बरीद घूम घूम करके जानकारी ले रहा है, मतलब बरीद जो है, मुनहियान ज्यादा करके उसको देता था इंफॉर्मेशन। तो बरीद जो है, बरीद के पास इंफॉर्मेशन रहता था।
तो कई बार इंफॉर्मेशन बरीद मुनहियान से भी लेता था, या बरीद क्या एक इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था बना करके वहां पर सारा इकट्ठा किए, उसी में बरीदों में जो हेड होता था उसको बरीद मुमालिक बोलते थे, बरीद मुमालिक। हालांकि मुनहियान मुमालिक की चर्चा कहीं नहीं मिलती है, ये इंडिविजुअल होते थे, किसी को पता भी नहीं रहता था। जैसे अभी है ना वो हाँ रॉ जैसे काम करती है, हाँ रॉ जैसे काम करती है, एक सीआईडी है एक रॉ है, दोनों में फर्क है। सीआईडी में लोगों को पता रहता है कि ये सीआईडी ऑफिसर है, रॉ वाले में पता नहीं रहता कि ये रॉ ऑफिसर है। हाँ उसी पर एक मूवी भी शायद बनी हुई है, इधर एक आध साल के अंदर में कोई चर्चा में काफी रहा। हाँ रॉ मूवी है। चलिए, तो बरीद और मुनहियान की नियुक्ति क्लियर। अब देखिए, अब चूंकि इसने किया कॉन्स्पिरेसी तो इसके अगेंस्ट भी तो रिवोल्ट होना था, तो इसके विरुद्ध भी विद्रोह हुआ। इसके भतीजा ने किया, इसके भांजा ने किया, तो अकत खां, ये मलिक उमर, मंगू खां, तो ये लोग जो है सो इनके रिलेटिव हैं, तो इनका भी इसने, ये भतीजा था इसने षड्यंत्र किया, तो इसका भी भतीजा और भांजा विद्रोह षड्यंत्र किया। इसके अलावा नबी मुसलमान याद रखिएगा, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, नबी मुसलमान वाला। नबी मुसलमान का कॉन्सेप्ट किसके समय में आया? जलालुद्दीन खिलजी के समय में। एक पॉइंट बता दे रहा हूं जलालुद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन खिलजी के समय में बड़ी संख्या में जो मंगोल थे वो कन्वर्ट हो गए मुसलमान में, और वो कहलाए नबी मुसलमान। तो नबी मुसलमान नोट्स में दिया हुआ है। तो नबी मुसलमान किसके समय में आए थे? जलालुद्दीन खिलजी के। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के प्रति इनका डिवोशन होगा, समर्पण होगा उसके प्रति। तो इसने क्या किया, इन लोगों ने क्या, नबी मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। तो ये नबी मुसलमानों के विद्रोह को दबाया। नबी मुसलमान इंग्लिश में भी NAVI, नबी मुसलमान अकत खां, मलिक उमर, मंगू खां, हाजी मौला ने भी विद्रोह किया था। तो हाजी मौला के विद्रोह को, तो इन सब के विद्रोह को इसने दबाया। विद्रोहों के कारण, अच्छा कारण नहीं, मतलब कि विद्रोह हुए इसके समय में कौन कौन से किन किन लोगों ने विद्रोह किया? नबी मुसलमान ने विद्रोह किया, अकत खां, मलिक उमर, मंगू खां, हाजी मौला, ये सब विद्रोह किया, सबके विद्रोह को दबा दिया। और यहां पर ये याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ किंगशिप इसने लाया। थ्योरी ऑफ किंगशिप किसके बाद? सबसे पहले थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन के द्वारा सबसे पहले राजत्व की अवधारणा लाई गई। इसने भी राजत्व की अवधारणा को लाया। राजत्व की अवधारणा मतलब यह है कि देखिए, ये बोलता था क्या कि धर्म और शासन अलग अलग है, धर्म और शासन अलग अलग है, और जहां तक धर्म की बात है तो मैं ही हेड हूं। और इसी में बोला क्या कि जो सर्वोच्च सत्ता अगर मुसलमानों के सर्वोच्च प्रमुख यानी सुप्रीम जो हेड हो गए खलीफा, तो मैं यामीन उल खिलाफत अमीर उल मोमिनीन हूं, मतलब खलीफा का दाहिना हाथ हूं। मतलब कहने का इसका मतलब यही हुआ कि यामीन उल खिलाफत अमीर उल मोमिनीन, अमीर मतलब कि उच्च वर्ग में सबसे प्रमुख, अमीर उल मोमिनीन, यामीन उल खिलाफत यानी कि खलीफा का दाहिना हाथ। एक तरह से खलीफा का जो ये हो गया, खलीफा के बाद जो हो गया हेड हम ही है, कुछ इस तरह का। हालांकि इसने धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया शासन में, जैसा अपना मन रहा उस हिसाब से इसने काम किया। इसने जो कह सकते हैं कि उलेमा वर्ग को तवज्जो नहीं दिया, उतना वैल्यू नहीं दिया। तो इसने जो है धर्म प्रमुखों को सामान्यतः वैल्यू नहीं दिया। बोला क्या कि खलीफा के बाद जो भी है हम ही हैं। ये राजा जो होता है, सुल्तान जो होता है, वो सबसे प्रमुख होता है, हेड होता है। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट। तो ये हालांकि ये थोड़ा समझदार है, इसने अपने आप को खलीफा का जो ये घोषित किया, क्या, हाँ, खलीफा का प्रधानमंत्री एक तरह से कह सकते हैं। इसको प्रधानमंत्री टर्म में भी बोलते हैं। खलीफा का प्रधानमंत्री, खलीफा का दाहिना हाथ जो भी है, ये अपने आप को घोषित किया। इसके बाद इसका जो बेटा था ना, मेंटली डिस्टर्ब था, मुबारक खिलजी, वो खुद को खलीफा घोषित कर दिया। मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा, वो अर्ध विक्षिप्त था, मेंटली डिस्टर्ब था। कौन? मुबारक खिलजी। एक पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा आप, आफ्टर सप्रेसिंग इनिशियल, लिखेगा आरंभिक विद्रोहों के दमन के बाद, आफ्टर सप्रेसिंग इनिशियल रिवोल्ट्स, आरंभिक विद्रोहों के दमन के बाद
he started the victory. After suppressing the initial revolt, he started victory. तो क्या हुआ कि आरंभिक विद्रोहों के दमन के बाद इसने विजय अभियान प्रारंभ किया। विजय अभियान प्रारंभ किया, ठीक है, विजय अभियान प्रारंभ किया। अच्छा, दिल्ली का हाजी मौला था और सीधी मौला ईरान का है, ये याद रखिएगा। दिल्ली के हाजी मौला के विद्रोह को दबाया था इसने, और जो सीधी मौला थे जिसको कि हाथी से कुचलवाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, वो ईरान के फकीर थे। ये एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इसने विजय अभियान शुरू किया। लिखिएगा, इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीता। ही वॉन द रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीता। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीता। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण मिली। अलाउद्दीन खिलजी गॉट फेम मेनली थ्रू द मार्केट कंट्रोल सिस्टम। तो इसे सर्वाधिक प्रसिद्धि बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत मिली। इन विच जिसमें इसने कीमत निर्धारण किया, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। तो ही डिटरमाइंड प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, ये एवरी गुड्स भी लिख सकते हैं, प्रत्येक सामान्य का मूल्य निर्धारित किया। ठीक है, अब मार्केट कंट्रोल सिस्टम पर एक स्ट्रक्चर बना दीजिए। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, मार्केट कंट्रोल सिस्टम पर बनाइए। सबसे पहले लिखिएगा मार्केट डिपार्टमेंट। बताते हैं वो दाग प्रथा, हुलिया प्रथा जो है ना, एक्चुअली क्या है ना कि जब सेना में, अच्छा इसको पहले लिख लीजिए फिर बताऊंगा। मार्केट डिपार्टमेंट दीवाने रियासत कर दीजिएगा, रियासन नहीं, रियासत, दीवाने रियासत। और यहां भी बाजार जो है ना, सराय ए अदल, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा, यहां गड़बड़ है। सराय ए अदल, सहनाई मंडी ठीक है, बरीद और मुनैयान ठीक है, ठीक है। तो पहला दीवाने रियासत, बाजार विभाग कौन है? दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत। ये हो गया सराय ए अदल, सराई ए अदल। यहां हो गया शहना ए मंडी, सहना ए मंडी। देन बरीद एंड मुनैयान, स्पाई। तो ये बाजार ये याद रखिएगा, मार्केट इसने एस्टेब्लिश किया, एक मार्केट एस्टेब्लिश किया, एक बाजार स्थापित किया, मार्केट। इसके लिए ऑफिशियल नियुक्त किए, ऑफिशियल, और स्पाई इसके लिए अपॉइंट किए गए, स्पाई। ठीक है, तो यहां इसने क्या किया? बाजार नियंत्रण को लागू करने के लिए इसने पहली बात तो यह किया कि बाजार विभाग की स्थापना की। देन इसने क्या किया? एक सरकारी बाजार बनाया, कैंटीन होता है ना, मिलिट्री कैंटीन होता है, तो इसीलिए इसने एक बाजार बनाया जिसको सराय अदल कहते हैं। मतलब यहीं पर दाम फिक्स था, बाकी जगह नहीं था, याद रखिएगा। जो सरकारी बाजार था वहीं दाम फिक्स था, ये गवर्नमेंट का मार्केट था, सराय अदल। यहां इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। बाकी जो दूर दूर, दिल्ली से दूर दूर का एरिया था, वहां जो है वहां किसी प्रकार का फिक्सेशन नहीं था, प्राइस का, प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं था। क्लियर? तो मार्केट विभाग कौन था? बाजार विभाग कौन था? दीवाने रियासत। मार्केट, ये गवर्नमेंट मार्केट कौन सा था? सराय अदल। इसी को मिलिट्री कैंटीन बोलते थे। लाइक टुडेज मिलिट्री कैंटीन, देयर वाज अ मार्केट इन द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, दैट वाज सराय अदल।
ठीक है। अब मैंने बताया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, मूल्य निर्धारण करके कम सैलरी पर बड़ी सेना रखना, और इसके लिए इसने ऑफिशियल नियुक्त किया, अधिकारी नियुक्त किया। शहनाई मंडी वॉज द हेड ऑफ दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो था ना, जो बाजार विभाग था, इसका हेड कौन होता था, शहनाई मंडी। शहनाई मंडी, ही वॉज द हेड ऑफ, तो लिख दीजिए ना, एक पॉइंट लिख दीजिएगा, शहनाई मंडी वॉज द हेड ऑफ दीवाने रियासत, लिखेगा दीवाने रियासत। शहनाई मंडी बाजार विभाग अर्थात दीवाने रियासत का प्रमुख होता था। बाजार विभाग अर्थात दीवाने रियासत का प्रमुख होता था। हेड ऑफ शहनाई मंडी, डेट इज मार्केट डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट और मार्केट, क्लियर। अब यही चीज है कि दाम का ऊंच नीच ना हो, इसके लिए इसने अपॉइंट किया था, स्पाई अपॉइंट किया था, इसने बरीद की नियुक्ति की थी। अपॉइंटमेंट ऑफ बरीद एंड मुनहियान, बरीद और मुनहियान की नियुक्ति की थी। तो बरीद एंड मुनहियान वेयर द बरीद, और ये हो गया मुनहियान, मुनहियान। तो बरीद और मुनहियान की जो नियुक्ति की थी इसने, किस लिए की थी, ताकि दाम में ऊंच नीच ना हो, दाम में परिवर्तन ना हो, क्लियर। चलिए, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत इतने हो गए। आगे बढ़ा जाए तो दीवानी रियासत, चलिए अब है कि इसका विजय अभियान, तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम उत्तर भारत को जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम उत्तर भारत को जीता। अलाउद्दीन वॉन नॉर्थ इंडिया एट फर्स्ट आफ्टर गेटिंग द पोस्ट ऑफ सुल्तान, आफ्टर गेटिंग द पोस्ट ऑफ सुल्तान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम उत्तर भारत को जीता, उत्तर भारत को जीता, उत्तर भारत को जीता, उत्तर भारत को जीता, ठीक है। उत्तर भारत को जीता तो किसको किसको जीता, तो अब लिख दीजिएगा, गुजरात, नंबर 1 गुजरात 1298 1298, फिर रणथंभौर 1299 से 1301 तक रणथंभौर को जीता। देन चित्तौर, चित्तौर इज ऑल्सो नॉन एज मेवाड़, चित्तौर को ही मेवाड़ कहते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। राजा रतन सिंह, रानी पद्मिनी, हाँ पद्मावती मूवी बनी है इसी पर, चित्तौर, चित्तौर, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, क्लियर। उत्तर भारत विजय। अब यही है कि मूवी वूवी बन जाती है तो दिमाग में वही पद्मिनी बोले तो आ गया, जो पिक्चर आ गया, किसका, कौन बनी थी पद्मिनी, दीपिका पादुकोण, तो वही है। लेकिन जो है सो उत्तर भारत की जीत में सबसे पहले इसने गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर को जीता, इसके बाद चित्तौड़ को जीता, मालवा को जीता। 1298 से 1305 तक, 1298 से, यानी कि उत्तर भारत का जो विजय अभियान है 1298 टू 1305, 1298 से 1305। 1298 गुजरात से शुरू हुआ। द किंग ऑफ गुजरात वाज बघेल किंग कर्ण, कर्ण, बघेल राजा कर्ण था, और क्वीन थी कमलावती। किंग ऑफ रणथंभौर वाज हमीर देव, हमीर देव रणथंभौर का राजा था। चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह, और उसकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। और मालवा का राजा था महलक देव, और उसकी रानी थी रूपमती, रूपमती। इसमें याद रखिएगा, रानी पद्मिनी और रानी रूपमती दोनों ने जौहर कर लिया। जौहर, जौहर समझते हैं ना, हाँ, पद्मावती देख के तो सब जौहर समझ गए। तो हाँ, अपनी लाज को बचाने के लिए मृत्यु, आत्महत्या कर लेना, आत्मदाह कर लिया जाता था जनरली, या फिर खंजर भोंक लिया। तो रानी रूपमती ने खंजर भोंक लिया था खुद को। आइए, तो रानी पद्मिनी तो बोला जाता है कि पूरी की पूरी जो महिला मंडली थी सब सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया था। तो जौहर, जौहर का मतलब यही हुआ, राजपूत महिलाएं अपने इज्जत की रक्षा करने के लिए जब आत्मदाह या आत्महत्या करती थी तो इसे जौहर कहा जाता था। तो जौहर, जौहर जो टर्म है वो यूज हुआ है।
तो जौहर कर लिया था रानी पद्मिनी ने, रानी रूपमती ने, और कमलावती को लेके चला गया था। गुजरात अभियान से दो चीजें मिली अलाउद्दीन खिलजी को, एक तो कमलावती मिली और दूसरा मलिक काफूर। मलिक काफूर को खरीदा था, वो जब गया था ना वहां अभियान पे, तो 1000 दिनार में खरीदा था इस गुलाम को, इसीलिए उसको 1000 दिनारी कहते हैं, इसीलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को। और यही मलिक काफूर उत्तर दक्षिण भारत की जीत का जो श्रेय जाता है इसी मलिक काफूर को। द क्रेडिट गोज टू मलिक काफूर, विक्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत की जीत का श्रेय किसे जाता है? मलिक काफूर को। लिख लिया आप लोगों ने? उत्तर भारत की जीत में सबसे पहले गुजरात 1298, गुजरात राजा कौन था? बघेल राजा कर्ण पराजित हुआ। इसी में है कि रानी कमलावती को लेकर चला गया अलाउद्दीन खिलजी, रानी कमलावती को लेकर चला गया अलाउद्दीन खिलजी, और विथ हिज डॉटर, अपनी पुत्री के साथ बघेल राजा कर्ण वेंट टू देवगिरी। बघेल राजा कर्ण देवगिरी चला गया, देवगिरी चला गया। तो देवगिरी के राजा रामचंद्र ने, द किंग ऑफ देवगिरी, यादव किंग, यादव वंश का साथ, यादव डायनेस्टी है वहां पर, तो यादव डायनेस्टी का किंग था रामचंद्र। रामचंद्र प्रोटेक्टेड हिम, उसने प्रताप रुद्रदेव जो है ना वो उसके बाद का है। देखिए दक्षिण में जो जीता ना देवगिरी, देवगिरी के बाद था वारंगल, वारंगल का जो शासक है ना वो प्रताप रुद्रदेव है। अब प्रताप रुद्रदेव जो है ना उसी से ये मिला, वारंगल में काकतीय वंश का शासन था, काकतीय वंश का जो शासक था ना वो प्रताप रुद्रदेव था। उसके बाद तीसरा क्षेत्र जो जीता था होयसल को जीता था, होयसल, हाँ होयसल, और होयसल के बाद तब जीता था माबार को, माबार को। होयसल में जो था, होयसल नहीं, द्वार समुद्र को, द्वार समुद्र क्षेत्र का नाम है द्वार समुद्र, वहां होयसल वंश है। और उसके बाद जो है उसके बाद माबार है, माबार में पांड्य वंश है, सुंदर पांड्य वहां का शासक था। यहां पर था होयसल शासक कौन था? तो उसमें जो है सो हाँ वल्लाल, हाँ वल्लाल, वल्लाल जो था ना वो वीर वल्लाल भी रहता, वल्लाल जो था वो होयसल शासक था। तो ये चार जो है, चारों क्षेत्र आता है, चारों का वंश आता है और चारों का शासक आता है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो दो क्षेत्र को उत्तर भारत में जीता किसको? किसको? गुजरात बघेल राजा कर्ण, रणथंभौर हमीरदेव, हमीरदेव वाज डिफीटेड, बघेल राजा कर्ण वाज डिफीटेड एंड ही फ्लू अवे विद हिज डॉटर, अपने बेटी के साथ में भाग गया और इवेंट टू देवगिरी, देवगिरी चला गया। इन द रणथंभौर विक्ट्री हमीरदेव वाज किल्ड, हमीरदेव मारा गया। इन चित्तौर रतन सिंह वाज किल्ड, रतन सिंह, हालांकि रतन सिंह को पहले कैद कर लिया था, फिर वहां से ये फिल्म देख लिए हैं, सबको कहानी पता है। तो चित्तौर में क्या हो जाएगा? रतन सिंह। इसके बाद मालवा में महलक देव, महलक देव वाज किल्ड एंड गॉट जौहर, रानी पद्मिनी एंड रानी रूपमती। इन लोगों ने जौहर को प्राप्त किया, जौहर को प्राप्त किया मतलब कि वही जौहर टर्म वाज यूज्ड, मतलब ये इसको सुसाइड टर्म न यूज करके यहाँ पर जौहर टर्म किया गया। मतलब सुसाइड तो बाकी फ्रस्ट्रेशन में लोग सुसाइड करते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये है कि अपने इज्जत को बचाने के लिए ये हाँ अपनी हत्या करना। तो उत्तर भारत की जीत, उत्तर भारत की जीत के बाद तो एक पॉइंट पहले लिख लीजिए, लिखिएगा गुजरात अभियान में, इन द गुजरात विक्ट्री, गुजरात अभियान में इन द गुजरात विक्ट्री ही गॉट मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को प्राप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को प्राप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी गॉट मलिक काफूर, मलिक काफूर को प्राप्त किया, जिसके नेतृत्व में अंडर होम लीडरशिप, अंडर होम लीडरशिप, जिसके नेतृत्व में अंडर होम लीडरशिप, जिसके नेतृत्व में साउथ इंडिया वॉज डिफीटेड, तो दक्षिण भारत को जीता गया। तो दक्षिण भारत को जीता गया किसके ये में? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत को जीता गया, दक्षिण भारत को जीता गया मलिक काफूर के नेतृत्व में। क्लियर? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत को जीता गया। अब है दक्षिण भारत लीजिए, दक्षिण भारत की विजय, विक्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, विक्ट्री ऑफ
साउथ इंडिया, साउथ, विक्ट्री ऑफ साउथ। मिलिट्री कमांडर वाज मलिक काफूर, मलिक काफूर वाज मिलिट्री कमांडर। हाँ, मिलिट्री कमांडर, कमांडर है तो मिलिट्री कमांडर वाज मलिक काफूर, मलिक काफूर। एट फर्स्ट देवगिरी, देवगिरी को जीता। देवगिरी में यादव डायनेस्टी, राजा रामचंद्र, अभी बता चुका हूं मैं। वारंगल में काकतीय डायनेस्टी, राजा प्रताप रुद्र देव भी बोला जाता है। होयसल डायनेस्टी, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र एक साथ लिखिएगा, अलग अलग मत लिखिएगा, द्वार समुद्र। और माबार में पांड्य वंश है। अच्छा, इसमें सुंदर पांड्य उसका संस्थापक था, बाद में कुलशेखर है इसके समय में, कुलशेखर। वीर बल्लाल है द्वार समुद्र में। क्लियर, एकदम रट जाइए, बहुत खोजा हुआ पॉइंट सब है, बहुत जगह पर ये चारों मिलता भी नहीं है। तो दक्षिण भारत में 4 क्षेत्र को जीता था। देवगिरी में यादव डायनेस्टी, देवगिरी में यादव वंश, किंग वाज राजा रामचंद्र। अच्छा, एक बार तो पहले जीता था देवगिरी को, शासक सुल्तान बनने के पहले। अब बाद में देखिए 2 बार जीता, 1307 में और 1312-13 में। क्लियर। काकतीय में राजा प्रताप रुद्र है, प्रताप रुद्र 1309 से 1310, 1309-10 में, 1310 में द्वार समुद्र और मावाड़ है 1300। अच्छा, 1305 में मालवा जीता। मालवा जीतने के बाद तब दक्षिण जाता है, यानी मालवा की जीत के बाद ये शुरू होता है 1307 से। देवगिरी जीता, वारंगल जीता, द्वार समुद्र जीता, मावाड़। इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, होयसल वंश का शासन कहां था? द्वार समुद्र में। सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, बहुत बार है। रेलवे वगैरह का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है, एसएससी वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि द्वार समुद्र में किसका शासन था? होयसल का शासन था। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। बहुत पहले यूपीएससी पूछा था, यूपीएससी बहुत पहले जो फैक्चुअल टाइप का पूछता था ना यूपीएससी, उस समय पूछा। बाद में सब उसको यूपीएससी में पुराना जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको बीपीएससी वगैरह फॉलो करता है। यूपीएससी देखिए, इस बार बीपीएससी देना है तो पहली बात तो इधर 1 साल में यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जितना एग्जाम हुआ सबका क्वेश्चन एक बार देख जाइए। ये चूंकि अब हम लोग नवंबर मिड में आ गए हैं ना, तो हाँ, नहीं वही बात मैं बता रहा हूँ, तो वो वहां से कर लिया ना। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि बिहार जो है ना यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ज्यादा फॉलो करता है। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस को अच्छे से अगर कवर करके रखिएगा, बाकी सब उसमें आ जाता है, राजस्थान वगैरह सब आ जाता है। अब लोकल तो रीजनल तो पूछेगा नहीं ना, राजस्थान का इतिहास तो पूछेगा नहीं, राजस्थान यहाँ तो आएगा तो रीजनल में आएगा तो बिहार से ही रिलेटेड आएगा। बाकी जो क्वेश्चन है तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है उसको कवर कर लीजिए। चूंकि अब मतलब अभी स्थिति हो गई है, क्वेश्चन बनने की स्थिति हो गई है, अब क्वेश्चन बन रहा होगा तो क्वेश्चन बनने की स्थिति होगी। तो ऐसे में क्या है, अभी से पहले तक यानी नवंबर से पहले तक जितने एग्जाम हुए हैं यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन को एक बार देख जाइए। 15% 20% क्वेश्चन वहां से रहने की संभावना रहेगी, डायरेक्ट रहने की रहेगी, इनडायरेक्ट तो बहुत रहेगा। कारण कि जो क्वेश्चन सेट करता है, जो भी क्वेश्चन सेट करता है उसके दिमाग में चलता है ना कि क्वेश्चन बेहतरीन होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, यूपीएससी का क्वेश्चन मंगवा लेंगे, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन मंगवा लेंगे, काहे कि स्टैंडर्ड में आ गया वो दोनों, अब उस पर जो है सो अपना दिमाग लगाए। तो इस तरह से जनरली यही होता है, ये नहीं ना कि कोनो क्वेश्चन उठा के दे दिया। और ऐसे भी देखिएगा कि जो इस अभी जो हाल फिलहाल में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वैसे में बीपीएससी को मिनी आईएएस आप कह सकते हैं। अभी जो स्थिति है स्पेशली मेंस वाला जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, अब सिलेक्शन को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो एक अलग मैटर है। फाइनली सिलेक्शन जो होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं वो, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड देखिएगा, जो पूछने का तरीका, स्पेशली जीएस अपने आप में बिहार का जीएस बेहतरीन रहा है। तो उस पर आपकी जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी
और स्पेशली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना क्रिएटिव बना सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर, इसीलिए स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जो पढ़ा रहा हूं, तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा आप जीएस में भी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि खाली स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है कि जो आपने पैरावाइज लिखा है उसको सिंपल कीजिए, उसको सरल कीजिए। और सरल करके, जैसे मान ले रहे हैं कि उत्तर भारत का अभियान है, तो सीधे दक्षिण अभियान है तो इसको देने का जरूरत नहीं है, मलिक काफूर को देने का नहीं, या दे भी सकते हैं तो साइड में हल्का सा दीजिएगा, मेन दीजिएगा दक्षिण अभियान, ये दे दिए और एक्सप्लेन कर दिए। वो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो चलिए क्लियर। तो कहां जीता? देवगिरी को जीता, वारंगल को जीता, द्वार समुद्र को जीता, माबार को जीता। तो ये कुल 6 क्षेत्र हैं जिसको जीता। यहाँ यादव वंश का शासन है, यहाँ काकतीय वंश का शासन है, यहाँ होयसल वंश का शासन है, यहाँ पांड्य वंश का शासन है। क्लियर। यादव वंश का शासन राजा रामचंद्र बताया था इसके बारे में। इसने संरक्षण दिया था किसको? बघेल राजा कर्ण को और उसकी पुत्री को देवल देवी को। ठीक है, तो बोला जाता है कि यहाँ अभियान का मेन मकसद वही है। काकतीय वंश में राजा प्रताप रुद्रदेव है, इसी से बोला जाता है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था मलिक काफूर को। मलिक काफूर को जो गोलकुंडा की खान से निकला था, गोलकुंडा की खान से निकला था। वारंगल का शासक राजा प्रताप रुद्रदेव है, इसी से कोहिनूर हीरा मिला था मलिक काफूर को। और ये कोहिनूर हीरा आ गया सल्तनत काल में, और सल्तनत काल से ये बना रहा मुगल काल में। और मुगल काल में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो यहाँ से लेकर गया था, वो भी मैंने मॉडर्न में पढ़ा दिया है 1739 में। 1739 में मॉडर्न वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तरकालीन मुगल। तो नादिर शाह लूट के ले गया, और तब था ईरान में। फिर जब ये जो सिख शासक थे ना रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह ने हेल्प किया था शासन प्राप्त करने में, वो उनके पोता को, अहमद शाह अब्दाली के पोता को। तो उसके बदले में क्या हुआ? गिफ्ट में कोहिनूर हीरा मिला था। फिर सिख राज्य में था, अंग्रेज जब सिखों को पराजित कर दिया तो वो ले जाकर के इंग्लैंड चला गया। कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड में, महारानी के ताज में। ठीक है, तो वो प्राप्त हुआ था। चलिए, तो ठीक है, ये क्लियर एकदम याद कर लेना है, रट जाना है। देवगिरी यादव वंश राजा रामचंद्र, वारंगल काकतीय वंश राजा प्रताप रुद्र, द्वार समुद्र होयसल वंश वीर बल्लाल, और मावार में पांड्य वंश कुलशेखर। ये 3 बार जीता गया है देवगिरी को, 1 बार सुल्तान बनने के पहले, 2 बार सुल्तान बनने के बाद। चलिए, अब हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, उसमें एक पॉइंट लिख दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के बाद वारंगल को जीता। वन वारंगल आफ्टर देवगिरी, देवगिरी के बाद वारंगल को जीता। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, मलिक काफूर ने वारंगल के शासक से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। मलिक काफूर गॉट कोहिनूर डायमंड फ्रॉम द किंग ऑफ वारंगल। वारंगल के शासक से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अच्छा, इसी काकतीय वंश में याद रखिएगा 2 सेनापति हुए थे, हरिहर और बुक्का, जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है पकड़ के लेके चला गया था और उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। बाद में फिर जब वो गया दक्षिण में, तो विद्यारण्य और सायन उनके गुरु थे, उन्हीं के निर्देशन में वो फिर से हिंदू धर्म में ये हुआ, परिवर्तित हुआ। और तब उसने अपने पिता संगम के नाम पे संगम वंश की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने, वही विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था, संगम वंश। ठीक है, अब देखिए मुबारक खिलजी के बारे में ज्यादा पॉइंट है नहीं, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। मानसिक रूप से विक्षिप्त था, नग्न दरबार में आ जाता था, कभी कभी नंगे दरबार में आ जाता था। तो ही वाज मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से विक्षिप्त। मेनी टाइम्स ही केम इन कोर्ट नेकेड, तो बहुत बार वो दरबार में नग्न आ जाता था। ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ खलीफा, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। एंड द हीरो ऑफ
बुक ऑफ अमीर खुसरो देवल देवी खिज्र खां इज मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी जो है देवल देवी खिज्र खां पुस्तक का नायक है। दिस बुक वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो, इसने अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। क्लियर। तो मुबारक खिलजी पहला लिखिए, ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। ही केम मेनी टाइम नेकेड इन कोर्ट, वो कई बार दरबार में नग्न आया। ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ खलीफा, उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ही वॉज द हीरो ऑफ बुक ऑफ देवल देवी खिज्र खां ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो की पुस्तक देवल देवी खिज्र खां का नायक था। क्लियर। मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी हो गया। आगे बढ़ा जाए। तो मुबारक खिलजी में मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। कौन? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी बोला जाता है हाँ मेंटली डिस्टर्ब था। और भी चीज है, पुरुष था। जनरली देखिएगा कि अब पिता जो है, हाँ पिता जो है सो महिलाओं को उठा के लाता था, ये ज्यादातर पुरुष के साथ ही रहता था। मुबारक खिल पुस्तक, हाँ बुक, इसलिए तो नीचे लिखा हुआ अमीर खुसरो। मुबारक खिलजी तो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। आगे तो है ही नहीं। चलिए तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब तुगलक सैयद लोदी भी तीनों कर लेते हैं। टाइम भी है आप लोगों के पास, तो आज इसको खत्म कर दिया जाए। तो हम लोगों ने अभी जो किया है, खिलजी वंश किया है। अब हम लोग करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश हेडिंग दे दीजिए। अच्छा एक पॉइंट उससे पहले लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में इन 1320, 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में इन 1320, 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या करके, आफ्टर किलिंग मुबारक खिलजी करके खुसरो शाह शासक बना। खुसरो शाह बिकेम द किंग, द सुल्तान। खुसरो शाह शासक बना, खुसरो शाह बिकेम द किंग, खुसरो शाह शासक बना। खुसरो जिसे गाजी मलिक ने, जिससे गाजी मलिक ने मार दिया। हु वाज किल्ड बाय गाजी मलिक, जिसे गाजी मलिक ने, गाजी मलिक यहां लिखा हुआ देखिए, गाजी मलिक ने जिससे मार दिया, जिसकी हत्या कर दी, मार दिया। और ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना। एंड बिकेम सुल्तान विद द नेम ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना। ठीक है। बिकेम किंग विद द नेम ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से, ग्यासुद्दीन तुगलक। क्लियर। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना कौन? गाजी मलिक। और तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गाजी मलिक। गाजी मलिक के द्वारा तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की गई। क्लियर। अब तुगलक वंश दे दीजिए हेडिंग और चारों को लिख लीजिए। सबसे पहला शासक है ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसका ओरिजिनल नेम है गाजी मलिक। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास में एक ऐसा बेचारा सुल्तान। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ बेचारा है। इसने जो जितना, इसका एक भी अगर इसके प्रयोग सफल होते तो सल्तनत काल का सबसे महान सुल्तान हो जाता। इसके चारों प्रयोग जबरदस्त थे, लेकिन एक भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। अब प्रयोग क्या, इस शुरू से ही देखिएगा इसका बैड लक था। इसके जो पिताजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी ग्यासुद्दीन तुगलक, बंगाल जीत के आए थे। आज उसके स्वागत में इसने क्या किया, लकड़ी का एक महल बनवाया। रात में महल गिर गया, पिताजी मर गए। ठीक है। और
तो लोगों ने आरोप लगाया कि यही मरवाया है। तो कैसे हुआ क्या ना कि जो सेना आई थी ना उसमें ढेर सारे हाथी भी थे, और हाथी को बांधने के लिए कुछ नजर नहीं आया, तो क्या हुआ कि जो महल जो बनाया गया उसका जो खंभा था उसी से हाथी को बांध दिया गया था, और रात में हाथी से भड़क गया था। बस वो जो है सो पूरा महल लेते हुए हाँ गिरा दिया, तो उसी में इसकी मृत्यु हो गई, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो इसी कारण से बोला जाता है कि इसी ने हत्या कर दी, मतलब कि ये इसी ने इसकी हत्या करवा दिया गियासुद्दीन तुगलक को। तो एक्सीडेंट नहीं था, वो प्लांट मर्डर था। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है, लेकिन ये मान लिया जाता अगर इसके साथ आगे अच्छा होता तो आगे जब भी कोई प्रयोग करता कुछ न कुछ प्रयोग विफल हो जाता था। 4 प्रयोग जिसके लिए जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए इसका नाम था कौन, जौना खां। इसका भाई है फिरोज शाह तुगलक, चचेरा भाई है। जब इसकी मृत्यु हुई मोहम्मद बिन तुगलक की तो इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना। अब फिरोज शाह तुगलक ने अब इसके सम्मान में, मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर जौना खां के नाम पर है, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। तो 1320 से 1412 तक गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। हालांकि इस बीच में कई शासक है, लेकिन मेनली जो नाम आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का ही नाम आता है। 1389 से 1412, 1412 और 14 के बीच में कौन शासक हुए एग्जैक्ट इसकी जानकारी नहीं है। इसी बीच में एक कमजोर व्यक्ति, मतलब बाकी में ताकतवर है, खिज्र खां शासक बना। और देखिएगा सैयद वंश उतना शक्तिशाली नहीं है, कहे कि आप देखिएगा कि जनरली कय्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। मुबारक खिलजी की हत्या करके खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। और इसके बाद देखिएगा कि जो अंतिम शासक इधर है उसको भी हटा करके, उसको भी मार करके, जो 1-2 कमजोर शासक थे इसके जो उत्तराधिकारी वगैरह थे सबको मारकर खिज्र खां ने शासन प्राप्त किया। तो सैयद दिल्ली पे तो था ना, तो वो यहाँ है ना यहाँ, लेकिन उसने क्या किया, इसने शासन प्राप्त कर लिया, यहाँ का तो शासन प्राप्त किया ना। तो यहाँ के बात में हम लोग कर रहे हैं। फिर वही बोले ना, एक्सपर्ट अपने तक रखिए, ठीक है। यहाँ बस इतना ही काफी है, सफिशियंट है। क्योंकि देखिए सैयद वंश से 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं। हम लोग को सैयद वंश ज्यादा नहीं पढ़ना है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। दूसरा था इसमें सबसे पॉपुलर शासक कौन था, मुबारक शाह था। मुबारक शाह के काल में एक लेखक हुआ याहिया बिन सरहिंदी, जिसने की तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखा है। उसके बाद अंतिम शासक कौन था, तो आलम शाह था। आलम शाह ने स्वयं ही अपना शासन दे दिया, किसको, बहलोल लोदी को स्वयं दे दिया। अभी तक क्या हो रहा था ना, मार करके बन रहा था। तो इसीलिए क्या किया उसने, जो है स्वयं शासन दे दिया कि तुम लो शासन करो, हम चले। वही देखा कि कमजोर था, नहीं देंगे तो मार देगा, मार के शासक बनेगा, इससे अच्छा कि हम ही दे देते हैं, जान तो बच जाएगी। ठीक है, जो भी हो। तो शासन प्राप्त करने के लिए जनरली जहां पर देखिएगा कि जनरली शासक की हत्या करके शासन प्राप्त कर रहा है, वहां खुद सौंप दे रहा है। चलिए, तो तुगलक वंश का काल कब से कब है, 1320 से 1412। देखिए बहुत सारे टीचर हैं ना मार्केट में, मैं बता रहा हूं कि मार्केट में खूब पढ़ाते हैं, मैं उतना नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं। अब वो थ्रू आउट एक आध टीचर 3-3 साल तक इतिहास से पढ़ाते हैं। अगर 1 घंटा उनके यहाँ पढ़िएगा तो लोग क्या करते हैं ना, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं, तब जाकर के साल भर से ऊपर लग जाता है और महागुरु कहलाते हैं। ये स्थिति है। और आपका इतिहास मतलब स्टूडेंट का इतिहास बना देते हैं। तो समस्या यही ना, आप आए थे तैयारी करने के लिए, आज भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इतिहास बन गया एक लंबा इतिहास, जबकि कम पढ़ करके सिलेक्शन होता है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लिया, मेरी सीनियर मेरी स्टूडेंट, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली है। मैं बैठी और पहला बार एग्जाम दी और निकल गया। ये बहुत सारे हैं, जमाल मोहम्मद रजा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब वो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच जाना, उसके बाद जो है सो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी में सिलेक्शन ले लिया, डिप्टी कलेक्टर बना
फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसे बहुत सारे हैं, राहुल देव है फर्स्ट अटेम्प्ट में, नीतू कुमारी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लिया। तो कारण यही है ना कि कम पढ़ करके सिलेक्शन लिया जाता है, ज़्यादा पढ़ने के बाद एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक्सपर्ट यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं आना है, सिलेक्शन ले लेना है, वो बेटर है। और तो और हर सब्जेक्ट पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सब सब्जेक्ट पर कमांड करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जाएगा तो हो सकता है इसका सारा क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन बाकी से छूट सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ऑलराउंडर बनिए, ऑलराउंडर बनिएगा तभी जाकर के इंडियन टीम में जगह मिलेगी। चलिए, तुगलक वंश 1320 से 1412, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389, कहीं कहीं 88 भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, 88, 89। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1389 से 14। ये गाजी मलिक इसका मूल नाम है, इसका मूल नाम है जौना खान। क्लियर। अब इसी में देखिएगा कि ये लोग एक जाति से थे, करोना जाति से बोला जाता है, ठीक है, हाँ करोना जाति से। तो तुर्कों की एक शाखा है, तुर्कों की एक शाखा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग गयासुद्दीन तुगलक करते हैं, जो करोना। अच्छा ये देखिए, मतलब यहाँ मंगोल और तुर्क का सम्मिलित है, सम्मिलित है, सेम चीज। एक चीज और होगा, मंगोल और तुर्क की मिश्रित प्रजाति एक और है, कौन? मुगल। मुगल में भी देखिएगा, बाबर जो था ना, वो भी मंगोल और तुर्क दोनों की मिश्रित प्रजाति मुगल थे, चगताई तुर्क उसको बोलते हैं। तो ये भी तुर्क की प्रजाति है, करोना जनजाति से, ये करोना जनजाति से संबंधित है। गयासुद्दीन तुगलक जो करोना जनजाति का एक व्यक्ति था, जिसने क्या किया था, जिसका मूल नाम क्या था? गाजी मलिक था, मूल नाम गाजी मलिक था। तो गाजी मलिक शासक बना, तो उसमें एक दो पॉइंट लिख लिए थे ना, शुरू में लिख लिए थे ना, गाजी मलिक शासक बना था। तो यहाँ याद रखेंगे कि इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1320 से 25, 1320 से 25 इसका शासनकाल है, 1320 से 25, 5 साल का शासनकाल। वो जो था जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 6 साल का है, इसका है 5 साल का, गयासुद्दीन तुगलक। ये मंगोल और तुर्क की मिश्रित प्रजाति करोना जनजाति के थे, करोना ट्राइबल, करोना ट्राइबल, मंगोल प्लस तुर्क। अच्छा एक पॉइंट लेकिन ये गड़बड़ हुआ, वहां छूट गया है, उसको यहां पे भी याद कर लेंगे। देखिएगा, मंगोलों के आक्रमण को पहला शासक जिसने विफल किया था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, मंगोलों के आक्रमण को पहली बार किसने विफल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने भी किया है। क्या? सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। हाँ, 2 क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में याद रखिएगा। और मंगोल आक्रमण में आप लोग को बताया था, चंगेज खां पहला व्यक्ति था जिसने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के काल में। और इल्तुतमिश और रजिया ने क्या किया कि मंगोल आक्रमण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वो एक तरह से उदासीन रहे, न्यूट्रल रहे। लेकिन मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए सीमा का सुदृढ़ीकरण किया था बलबन ने। बलबन ने सीमा का सुदृढ़ीकरण किया, लेकिन वो भी लड़ा नहीं। अब पहली बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। उसके बाद ये लोग सब विफल कर रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक भी विफल कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक भी विफल कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट कैनाल, पहला नहर जो बनाया गया था वो गयासुद्दीन तुगलक के काल में। हाँ, नेटवर्क ऑफ कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में नहरों का जाल बिछा दिया गया था। और ये नहर किसके लिए? पानी के लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और इसके लिए, और इसीलिए सिंचाई की जो सुविधा उसने दी, उसके लिए एक अलग से टैक्स वसूला, हक ए सर्व। हाँ, 1/10 होता था। चलिए, हालांकि एक चीज और याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने कर प्रणाली में सुधार किया था, रिफॉर्म इन कर सिस्टम। अच्छा, एक पॉइंट और छूटा था जो आप लोग पूछे थे, किसी ने पूछा था, दाग प्रथा। तो वहां पर एक दो पॉइंट लग रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी से छूट गया है।
क्या क्या छूटा पता है ना? अलाउद्दीन खिलजी के से संदर्भ में एक तो उसने एक नया विभाग बनाया था, दीवाने मुस्त खराज। एक नया विभाग बनाया था, दीवाने रियासत और दीवाने मुस्त खराज, दो विभाग उसने स्थापित किया था। दीवाने रियासत जो होता था बाजार विभाग होता था, और दीवाने मुस्त खराज जो होता था वो वित्त विभाग होता था, राजस्व विभाग होता था, दीवाने मुस्त खराज। क्लियर? अच्छा, वो लास्ट में बताता ही हूं, इसीलिए भी नहीं बताया कि पूरा सल्तनत जब खत्म होगा ना तो सारा विभाग को एक साथ में लिखवा दूंगा, एक साथ लिखा दूंगा, तो उसमें जो है दिमाग बैठ जाएगा। चलिए ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक, ये करोना जनजाति के थे, इसने मंगोल आक्रमण को विफल किया। इसके समय में प्रथम नहर का निर्माण हुआ। निजामुद्दीन औलिया से इसके मतभेद थे। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन निजामुद्दीन औलिया एंड गियासुद्दीन तुगलक। एक्चुअली देखिए, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत हैं, ये रिगार्ड चाहते थे, इन्होंने नहीं दिया। और इसी संदर्भ में इसका एक कथन है, दिल्ली अभी दूर है। हाँ, तो दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। तो ये एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया कहीं दरगाह है दिल्ली में, जो निजामुद्दीन स्टेशन है जहां पर, तो लिखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि, निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो फॉर गियासुद्दीन तुगलक, निजामुद्दीन औलिया टोल्ड दैट दिल्ली इज फार अवे, दिल्ली इज फार अवे। तो दिल्ली इज फार अवे, इट वॉज told by Nijamuddin Auliya in contest to Ghiyasuddin Tughlaq, for Ghiyasuddin Tughlaq। तो गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज फार अवे। क्लियर? गियासुद्दीन तुगलक। अच्छा, मंगोल आक्रमण में एक पॉइंट हो गया कि सबसे पहले मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरी बात याद रखेंगे कि एक विभाग की बात आई थी, तो वो विभाग जो है उस पर चलते हैं। अब इसके बाद बना शासक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, हेडिंग दे दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, स्ट्रक्चर मैं बनवा दे रहा हूं, आप लोग जाकर नोट्स पढ़िएगा। स्ट्रक्चर में जो पॉइंट छूट रहा है उसको उसमें जो है ना रेड पेन से, ग्रीन पेन से उसमें लिख दीजिए, तो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। जितना ज्यादा नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, जो क्लास में बनाते हैं यही नोट्स है। घर में जाकर नोट्स बनाइएगा तो 68वीं देना है, 68th जिसको देना है ना वो घर में जाकर नोट्स बनाएंगे, और जिसको 67th बना देना है वो घर में जाकर नोट्स मत बनाइए। हाँ, लेकिन एक आध पॉइंट जो छूट रहा है उसको स्ट्रक्चर में डालते जाइए। बुक मटेरियल को पढ़िए, मटेरियल को पढ़ने के बाद जो जो पॉइंट उससे छूट रहा है उसको डाल दीजिए। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा, दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत क्षेत्र में था इसी के समय में। लार्जेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। He was a scholar and the protector of scholars। वो विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक भी था। वह विद्वान था तथा विद्वानों का संरक्षक था। क्लियर? विद्वानों का संरक्षक था। He was a scholar and the protector of scholars। प्रोटेक्टर ऑफ स्कॉलर्स, तो विद्वान भी है, विद्वानों का संरक्षक है। इसने प्रयोग किया, तो एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, हाँ, एक्सपेरिमेंट की जगह पे यहाँ पर प्लानिंग भी कर सकते, योजना। इसने कई योजनाएं बनाई, 4 योजना थी इसकी, 4 योजना, चारों योजना जो थी विफल हो गई। योजना के बारे में बाद में लिखेंगे। ही एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट, इसने विभागों की स्थापना की। दीवाने अमीर कोही, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट दीवाने अमीर कोही, जिसको अमीर कोही भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नॉन एज अमीर कोही। ये था क्या? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग था। कृषि विभाग, कृषि विभाग, कृषि विभाग था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग। तो कृषि विभाग है, कृषि विभाग, दीवाने अमीर कोही। और इसी के शासन काल में सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया। विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ
डिस्ट्रक्शन ऑफ सल्तनत स्टार्टेड। तो सल्तनत का विघटन, पतन भी लिख सकते हैं, डिक्लाइन ऑफ सल्तनत। तो सल्तनत का पतन प्रारंभ हुआ इसी समय में। और ये भी याद रखेंगे, सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्र, सल्तनत का सबसे बड़ा क्षेत्र, लार्जेस्ट रीजन ऑफ सल्तनत वाज इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जब लार्जेस्ट हो गया तो वहां से तो पतन ही नहीं होगा, मैक्सिमम के बाद मिनिमम होगा, फिर मिनिमम से फिर मैक्सिमम होगा, ये क्रम चलता रहेगा। यहां अब्न बतूता की जगह इब्न बतूता कर दीजिएगा, इब्न बतूता, नहीं बैटरी लो नहीं हुआ, साउंड ज्यादा किया हुआ, इब्न बतूता, साउंड थोड़ा सा कम। इब्न बतूता जो है याद रखेंगे, और ये गलत लिखा हुआ है, इसको 1333 कीजिएगा, 1333, ये ऐसा ईयर है ना, आराम से याद हो जाता है, 1333। तो दो चीज देखिए, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई, 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता, गाना मत कीजिएगा, बगल में जूता, ठीक है। इब्न बतूता, ये इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये मोरक्को का निवासी था, वह मोरक्को निवासी था, मोरक्को, ही वॉज द रेसिडेंट ऑफ मोरक्को। इब्न बतूता केम इन इंडिया इन 1333, 1333 में। द बुक ऑफ इब्न बतूता वाज रहला, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला, रहला, हाँ वही रहला, ठीक है, रहला। तो रहला जो है बुक थी, किसकी थी? इब्न बतूता की। इब्न बतूता जब आया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली का काजी था बरनी, तो बरनी को हटा दिया, हटा के इब्न बतूता को काजी बना दिया दिल्ली का, हाँ बरनी। इसीलिए बरनी इसका बड़ा विरोधी है, बरनी इसके बारे में बहुत निगेटिव लिखता है। फिर जब इसकी मृत्यु हुई तो बरनी को फिरोज शाह तुगलक ने फिर पोस्ट दे दिया। इसीलिए बरनी क्या करता है, उसके तारीफ में लिखता है फतवा है जहांदारी, जो कि पुस्तक जो लिखी गई है वो फिरोज शाह तुगलक की जीवनी है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी भी आत्मकथा लिखा है, फुतुहाते फिरोज शाही, फुतुहाते फिरोज शाही जो है ना उसकी आत्मकथा है, या उसी को तबकाते फिरोज शाही भी बोलते हैं। तबकात शब्द जो होता है ना वो जीवनी के लिए यूज होता है। फुतुहात मतलब कि अपना, मतलब आपकी जो इच्छा है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा को फुतुहात बोलते हैं, फुतुहाते फिरोज शाही। अब फतवा है जहांदारी हुआ, मतलब कि जहांदार मतलब शासक जो है उसका फतवा है, उसका फरमान है, उसका आदेश है, फतवा है जहांदारी। तो फतवा है जहांदारी बरनी के द्वारा लिखा गया था, बरनी के द्वारा, जो कि फिरोज शाह का ये है, जीवनी है। लिख लिए। तो इतिहास में सबसे पहले हम लोगों ने क्या, गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विद्वान शासक था, बोला जाता 13-14 भाषा जानता था, बहुत ही विद्वान शासक था। और इसने क्या किया, इसने कई योजनाएं लाई, लेकिन इसकी सारी योजनाएं विफल रही। एक्चुअली जो काम किया था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, वो सब काम ये किया यहीं पर। इसीलिए मैंने वहां नहीं लिखा है, कुछ चीजें यहीं पर बताऊंगा कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अध्यादेश जारी किया, तो इसने भी अध्यादेश जारी किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करके 1/2 कर दिया, हाफ कर दिया, 50%। जनरली देखिएगा कर वसूला जाता था 1/3, लेकिन दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब बताए थे ना, दोआब क्षेत्र सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, तो वहां से कर वसूला और बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू रखा। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसने लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने भी लागू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लागू किया था। तो जो काम अलाउद्दीन खिलजी किया, अलाउद्दीन खिलजी ने डाक प्रथा और हुलिया प्रथा लाया था, वो ये भी लाया, मतलब उसको बहुत सारे चीज उसको फॉलो किया। लेकिन था क्या, अलाउद्दीन खिलजी का सफल हो गया, इसका विफल हो गया, और यही कारण है कि इतिहास में ये बदनाम हो गया। और इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा ये जो प्रयोग करता रहता था, दिल्ली की जनता परेशान थी। बोला जाता है कि दिल्ली की जनता परेशान होकर के गालियों भरा पत्र सब भेज दिया करता था राजमहल में,
कभी कभी मल मूत्र सब जो है बांध उनके फेंक दिया करता था। मतलब दिल्ली की जनता से ये परेशान और इसके प्रयोग से दिल्ली की जनता परेशान। ये बदायूनी लिखता है, हालांकि कुछ लोग बरनी बोलते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट अकबर के काल के बदायूनी का है कि जब इसकी मृत्यु हुई तो बोला था कि सुल्तान से प्रजा को और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ईच अदर बिकेम फ्री फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दोनों फ्री हो गए। कौन? प्रजा भी, पीपुल भी और सुल्तान भी। सुल्तान एंड पीपुल बिकेम फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुक्त हो गए। ये किसने? ये बदायूनी ने कहा था, बदायूनी ने। ये बदायूनी का स्टेटमेंट है। कहीं कहीं लिखा रहा था कि बरनी ने। ऑप्शन में आइदर वाला ही बात है, दोनों नहीं रहेगा। लेकिन जनरली जो होता है तो एक तरह से देखा जाए तो इसका आलोचक जो था बरनी था। बरनी बहुत बड़ा आलोचक था, जियाउद्दीन बरनी उसका पूरा नाम था, जियाउद्दीन बरनी। क्लियर? तो मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था, इसने प्रयोग किया। इसके काल में इसने विभागों की स्थापना की दीवाने अमीर को ही। अब देखिए इसने क्या किया, जब टैक्स लगाया ना तो अकाल पड़ गया। जब राजस्व वसूली के लिए गया 50%, वो तो वसूली कर लिया। ये जब राजस्व वसूली के गया दोआब में अकाल पड़ गया। अब दोआब में अकाल पड़ गया तो क्या उससे वसूलेगा? उल्टे उसको मदद करने के लिए 2 ऋण जारी किया, तकावी ऋण और 2 ऋण था, 2 ऋण जारी किया था। हाँ, 2 ऋण दिया था, एक था सोनधर, एक तकावी। एक पॉइंट लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन का अनुसरण किया। मोहम्मद बिन तुगलक फॉलोड अलाउद्दीन खिलजी, अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त अदर देन या इन एडिशन इसके अतिरिक्त इन एडिशन उसने चीनी शासक एवं मंगोल शासकों के योजनाओं को भी लागू करने का प्रयास किया। ही ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द प्लानिंग ऑफ चाइनीज एंड मंगोल किंग। इसके अतिरिक्त इसने चीनी शासक और मंगोल शासक की योजनाओं को भी लागू करने का प्रयास किया। लागू करने का प्रयास, सांकेतिक सिक्का सबसे पहले चलाया गया था वहीं पर, जो क्या चीन में चलाया गया था। तो चीन में, ईरान में, वहां सब मंगोलिया में, उन सब जगहों पर सफल हो चुके थे योजना, जिसको ये यहाँ लागू किया, लेकिन यहाँ विफल रहा। तो ये बैड लक था, इसका बैड लक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के 4 प्रयोग जिसके लिए इसको जाना जाता है, एक तो राजधानी परिवर्तन, चेंज इन कैपिटल, दूसरा लिखेगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो इशूइंग ऑफ इंडिकेटिव मनी सांकेतिक। अभी भी जो हम लोग का है वो 2000 का नोट जो है, 500 का नोट जो है, सांकेतिक मुद्रा। मोदी जी आएंगे, बोलेंगे भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से बस खत्म, कागज का टुकड़ा हो जाएगा। तो यही चीज याद रखेगा। तो सांकेतिक मुद्रा आज देखिए, आज वर्ल्ड की इकोनॉमी का बेस है सांकेतिक मुद्रा, लेकिन इसने जब जारी किया तो हो गया। इसने क्या किया ना, एक कांसा का सिक्का चलाया अदली, कांसा का सिक्का चलाया अदली, जो बराबर था चांदी के सिक्का के बराबर। जैसे आज का भी नोट है ना, बराबर तो सोना के होता है। हमारे पास जितना सोना है, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो पता होगा आप लोग को। इकोनॉमिक्स में एक है ना रिजर्व सिस्टम, पता है कि नहीं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली है। मतलब उसके अंतर्गत क्या है ना कि एक निश्चित मात्रा में सोना हम लोग को अपने पास रखना पड़ता है, और कुछ फॉरेन एसेट्स वगैरह जो होते हैं ना, बॉन्ड वगैरह, लगभग 200 करोड़ का रखना पड़ता है, तब जारी किया जाता है, मुद्रा जारी किया जाता है, करेंसी नोट। वो दूसरा चीज है, नगद आरक्षित वो दूसरा चीज है। CRR नहीं बोल रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो नहीं बोल रहे हैं। एक होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। उसके अंतर्गत क्या है ना कि 200 करोड़ का जो सोना प्लस विदेशी जो मुद्राएं हैं वो
आरबीआई के पास रहना चाहिए, और उसी के एवज में कागजी नोट जारी किया जाता है। कागजी नोट का वैल्यू वही होता है, तो उसी के आधार पर अगर उसमें कमी आएगी तो नोट का वैल्यू कम हो जाएगा, और उसमें वृद्धि होगी तो नोट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वही चीज है। तो यही चीज इसने किया। इसने क्या किया, चांदी के सिक्का के बराबर कांसा का सिक्का जारी किया जिसका नाम है अदली, लेकिन अदली को बाद में करना पड़ा बदली। ठीक है, तो बाद में जो है जितना अदली जारी किया था सबको वापस लिया और सबको चांदी दिया। तो यही चीज है। तो ये इसके साथ समस्या हो गई। इसने दोआब में राजस्व वृद्धि की, रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू इन दोआब, इंक्रीज इन रेवेन्यू इन दोआब, और ये अभियान मतलब कि ये प्लानिंग टू विक्ट्री कराचिल एंड खुरासान, प्लान ही किया था विक्ट्री का, वो प्लान ही रह गया, सफल नहीं हुआ। तो पहला है चेंज इन कैपिटल, दूसरा है इशूइंग ऑफ इंडिकेटिव मनी, तीसरा है इंक्रीज इन रेवेन्यू इन दोआब, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व इन दोआब, और कराचिल और खुरासान अभियान। मतलब एक्चुअली दो क्षेत्र है इसमें। देखिए पहला होना चाहिए खुरासान, फिर कराचिल, बता रहे हैं क्या है। दो क्षेत्र सोचा था वहां से, जैसे गजनबी सब यहाँ ला के लूट के ले गया था ना, ये सोचा हम भी लूट के लाएंगे, यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे। इसके लिए क्या किया, एक बड़ी सेना का गठन किया, सबको साल भर का पेमेंट पहले दे दिया कि ताकि जो है वहां से जितना लूट के लाएंगे सब खजाना में ही रखेंगे। लेकिन पता चला कि स्थिति वहां इतना मजबूत हो गया है कि सेना भेजेंगे तो वापस आने का गुंजाइश नहीं है। तो बोला प्लान कैंसिल, लेकिन प्लान कैंसिल करता तो सबको तो नौकरी दे दिया था, साल भर का पेमेंट प्लस जिंदगी भर के लिए नौकरी, तो सब वेतन मांगता ना बाद में, तो सबको भेज दिया कराचिल, वहां जाओ। वहां पर पता चला कि वहां पर बहुत धन है, हिमालय के क्षेत्र में था कराचिल, वहां जनजाति लोग रहते थे, छापामार युद्ध लड़ते थे। बोला जाता है लाखों की सेना गई थी, 10-12 लोग बचे थे, तो वो छापामार में सब साफ हो गया। तो ये जो है इसलिए बोला जाता है कि सब परेशान, जनता इससे परेशान, ये जनता से परेशान। जैसे राजधानी परिवर्तन किया ना, बताइए दिल्ली का सब आदमी है, बोला सब चलो देवगिरी, मतलब जितना मेन है, जितना कुलीन वर्ग का लोग है, जो जिससे दरबार चलाएगा, मतलब इसका देखिए, इसका थॉट बड़ा अच्छा था। थॉट क्या अच्छा था पता है, देवगिरी कहां पड़ता है आप देखिएगा, देखिए यहां से ये शासन कर रहा है दिल्ली से, और देवगिरी यहां है। अगर ये सोचा कि यहां से शासन करेंगे तो सारी जगह अच्छे से शासन होगा, उत्तर दक्षिण में ठीक से शासन होगा। इसकी सोच अच्छी थी। ये सोच ऐसी थी कि अगर साउथ से कंट्रोल किया जाएगा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया पर कंट्रोल करना आसान होगा। लेकिन जब ये राजधानी परिवर्तन के लिए सबको दे दिया इंफॉर्मेशन, सबको बोल दिया कि चलो जितना है लोग सब चलो वहां। अच्छा, इसी बीच में देखिएगा इसका एक और गड़बड़ इसके साथ क्या हो गया, प्लेग फैल गया था। इसके समय में प्लेग फैल गया था, और प्लेग से बचने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं अकाल हो गया था, या प्लेग फैल गया था। अब प्लेग से खुद अपना जान बचाने के लिए वो क्या बोलते हैं, स्वर्गद्वारी चला गया था। स्वर्गद्वारी कन्नौज में गंगा किनारे जगह का नाम स्वर्गद्वारी बोला जाता है। स्वर्गद्वारी कन्नौज में गंगा किनारे जाकर 2.5 साल वहां रहा था। 2.5 साल ये माइग्रेंट